नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, कुछ लोगों को 2004 के सपने दिखाई दे रहे हैं। ऐसा एक वर्ग पूरा तैयार हो गया है जो जिससे आप लोकसभा चुनाव 2024 की बात कीजिए, उसकी संभावनाओं पर, किस पार्टी की क्या स्थिति है, ज़मीनी परिस्थिति क्या है, इन सब पर बात कीजिए तो वो बार बार आपको 2004 को याद दिलाएंगे। कहेंगे उस समय भी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉपुलर रेटिंग है वो बहुत हाई थी, सामने कोई चैलेंजर नहीं था, टीना फैक्टर दिख रहा था, इंडिया शाइनिंग कर रहा था, इकॉनमी बहुत अच्छा कर रही थी, डेवलपमेंट के तमाम प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, देश में और बाहर प्रशंसा हो रही थी सरकार की। वही परिस्थिति 2024 में है और 2024 में 2004 दोहराया जा सकता है। उनका सवाल है क्यों नहीं दोहराया जा सकता? जब 2004 में हो सकता है तो 2024 में क्यों नहीं? उस समय सारे ओपिनियन पोल जो है ये घोषणा कर रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लौट कर आ रही है, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ठीक उल्टा। पहले तो हमको 2004 को समझ लेना चाहिए, फिर 2024 से उसकी तुलना और अंतर की बात करनी चाहिए। 2004 के बारे में दो धारणाएं, दो मिथक बने हुए हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी इंडिया शाइनिंग के नारे की वजह से हार गई। इस पर मैं दो वीडियो बना चुका हूं, इसलिए इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में फिर से नहीं जाऊंगा कि उस समय क्या मुद्दे थे, किन वजहों से बीजेपी हारी, जिसमें इंडिया शाइनिंग का कोई योगदान नहीं था हार में। इंडिया शाइनिंग का ज़रूर योगदान था भारतीय जनता पार्टी की अच्छी परफॉर्मेंस है। अच्छी से मेरा मतलब है जितनी खराब हुई उससे ज़्यादा खराब नहीं हुई, उसमें उसका योगदान था। दूसरा मिथक क्या? सोनिया गांधी ने पूरी राजनीति बदल दी देश की और कांग्रेस को सत्ता में ले आई। अब आप देखिए, दो बातें तो बिल्कुल सही हैं कि बीजेपी 2004 का चुनाव हार गई और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ गई। इन दो तथ्यों से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, नैरेटिव की ताकत, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, फिर आज कह रहा हूँ, नैरेटिव की ताकत क्या होती है, कैसे सोनिया गांधी के इर्द गिर्द ये ऑरा तैयार किया गया कि कैसे उन्होंने कांग्रेस पार्टी को जो है संकट से उबार कर सीधे सत्ता में ला दिया। अब वास्तविकता को जरा जान लें। 2004 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 1999 से, जब उसको 182 सीटें मिली थी, उससे उसका वोट शेयर 1.59% घटा। सिर्फ लगभग 1.5% वोट शेयर घटा और पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। वो जो 182 जीती थी उनमें से 44 सीटें बीजेपी हार गई। और कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रही? कांग्रेस का वोट शेयर 1999, जब सीताराम केसरी अध्यक्ष थे उसके, और उसको 114 लोकसभा सीट्स मिली थी, तब से 2004 में उसका वोट शेयर 1.79% कम हो गया। सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा नहीं पाई, वो कम हो गया। और धारणा ये बनी कि कांग्रेस पार्टी ने धुआंधार प्रदर्शन किया, बेहतरीन प्रदर्शन किया 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में। 1999 की तुलना में कांग्रेस की 31 सीटें बढ़ गई। 114 थी, 31 बढ़ी, 145 हो गई। बीजेपी को 138 सीटें मिली। 7 सीटों का फर्क था दोनों पार्टियों में। अब ये जो 31 सीटें कांग्रेस पार्टी की बढ़ गई, उसका भी राज समझिए। 2004 में यानी 2004 में कांग्रेस पार्टी अपने इतिहास में पहली बार गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ी। इससे पहले गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी कभी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ी थी। तो बिहार में उसका गठबंधन आरजेडी और एलजेपी से हो गया, तमिलनाडु में डीएमके और उसके सहयोगी दलों से हो गया। इस तरह से कई राज्यों में उसके गठबंधन हो गए चुनाव पूर्व, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। और कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा फायदा मिला आंध्र प्रदेश से, जहां उसकी और उसके सहयोगी दलों की 33 सीटें आई। अब आप इस अंतर को समझिए। बीजेपी ने अपने जीवन का सबसे गलत दांव खेला
जब उसने डीएमके को अलायंस से, एनडीए से जबरन बाहर करके एआईएडीएमके से अलायंस किया। एआईएडीएमके को 0 सीट मिली 2004 के लोकसभा चुनाव में। एनडीए की सीट एकदम से नीचे आ गई और एनडीए को या बीजेपी को कहें, बीजेपी की हार का कारण सिर्फ 2 राज्य। 1999 में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से 29 सीटें मिली थी, 29, और 2004 में रह गई 10। 19 सीटों का घाटा सीधे उत्तर प्रदेश से, जहां से अटल बिहारी वाजपेयी जो उस समय प्रधानमंत्री थे, सांसद थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बीजेपी की स्थिति उत्तर प्रदेश में कैसे खराब हो रही थी, उसका असर बिहार पर पड़ा। बिहार में बीजेपी को 1999 में 23 लोकसभा सीटें मिली थी। अभी मैं उसके एलआईजेडीयू की बात नहीं कर रहा हूँ। 23 सीटें लोकसभा की मिली थी और 2004 में उसकी सीटें रह गई सिर्फ 5। तो 18 + 29, जो 44 सीटें कम हुई बीजेपी की, उनमें से 37 केवल इन 2 प्रदेशों से कम हुई। और जो कांग्रेस की बढ़ी और कहे यूपीए की बढ़ी, वो आरजेडी और एलजेपी का कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ उसके कारण बढ़ी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण बीजेपी को नुकसान हुआ। समाजवादी पार्टी को 35 सीटें मिली। तो जो एक मिथक तैयार किया गया सोनिया गांधी के इर्द गिर्द कि उन्होंने चमत्कार कर दिया 2004 में, और उसी चमत्कार के कारण सत्ता में आ गई कांग्रेस। 2004 का चुनाव दरअसल एक लोकसभा चुनाव जो राज्यवार लड़ा गया। अब आप इसको समझिए, उस राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उसका स्वरूप बन ही नहीं पाया। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़ाई हुई और अलायंस कांग्रेस का बेहतर था, या अलायंस के बाहर की जो पार्टियां थी वो कांग्रेस को बाद में समर्थन के लिए आ गई, उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। तो कांग्रेस पार्टी या सोनिया गांधी ने 2004 में कोई चमत्कार नहीं किया था। बीजेपी की कुछ रणनीतिक गलतियों के कारण और इन 2 राज्यों में उसकी स्थिति खराब होने के कारण, सिर्फ ये 2 फैक्टर है। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार की अपनी 1999 की परफॉर्मेंस को 2004 में बीजेपी रिपीट कर जाती तो उसकी फिर सरकार बनती। तो ये कहना कि इंडिया शाइनिंग उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं चला, बाकी राज्यों में चल गया, ये कैसे हो सकता है? तो अब बात करें 2024 की। 2004 और 2024 की जो लोग तुलना करने की कोशिश करते हैं, वो इस सच्चाई को, इस ज़मीनी हकीकत को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं कि 2004 में भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार क्या था, और अब 2023 में हम बात कर रहे हैं 24 की, इस समय भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार क्या है। तब से अब में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आधार इतना व्यापक कभी रहा ही नहीं, और उसको जो कभी कभी अचानक बहुत ज़्यादा वोट मिलते थे किसी भावनात्मक मुद्दे पर, वो भावना का ज्वार जैसे ही ठंडा होता था वो वोटर चला जाता था। लेकिन पिछले 9.5 सालों में बीजेपी ने ये साबित किया है चुनाव नतीजों से कि उसका जो सामाजिक आधार है वो पक्का हो चुका है। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ 4 चुनाव, एक नहीं, 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार बीजेपी का सोशल बेस न केवल इंटैक्ट रहा बल्कि और मजबूत हुआ। उसमें कोई कमी नहीं आई। जब प्रदेश की चारों पार्टियां यानी भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस अलग अलग लड़ी तब भी, जब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आ गए तब भी, जब समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी साथ आ गए तब भी, उसके सामाजिक आधार पर कोई चोट नहीं पहुंची। अब एक दूसरा तर्क दिया जाता है कि पिछले 9-9.5 सालों में ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारी नहीं, कई राज्यों में चुनाव हार गई। बिल्कुल सही बात है, कई राज्यों में बीजेपी चुनाव हार गई, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये तो सच्चाई है, इससे कौन इनकार कर सकता है। लेकिन पिछले से मेरा मतलब है 2014 से पहले जब बीजेपी चुनाव किसी राज्य में हारती थी, तो आप तुलना करके देख लीजिए। 2014 के बाद जिन राज्यों में भी बीजेपी चुनाव हारी है, जहां जीती है उसकी तो बात ही नहीं, जहां हारी है
वहाँ उसका वोट शेयर कम नहीं हुआ है। सिर्फ एक राज्य इसका अपवाद है, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव हार गई, कांग्रेस से लगभग 9 सीटें पीछे हो गई, लेकिन वोट शेयर कांग्रेस से ज़्यादा था। तो जहाँ हारती है वहाँ अपना वोट शेयर बचाने में कामयाब होती है, जहाँ जीतती है वहाँ अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब होती है। तो ये है नई भाजपा, इससे है मुकाबला। ये ठीक है कि अटल जी की उस समय पॉपुलर रेटिंग जो है बहुत हाई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी की जो पॉपुलर रेटिंग है वो जिस ठोस धरातल पर खड़ी है उसमें कोई इंडिया शाइनिंग या कोई इस तरह का नारा और कोई इस तरह की कमज़ोरी की जब बात कर रहा हूँ तो आप याद कीजिए, अटल जी के समय में संसद पर हमला हुआ, कुछ नहीं हुआ। कांधार कांड हुआ, कुछ नहीं हुआ। और इसकी तुलना कर लीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट में एयर स्ट्राइक, ये पाकिस्तान को इस तरह का जवाब इससे पहले दिया नहीं गया था। और मैं कहता हूँ सब कुछ भूल जाइए, 2019 के बाद जो कुछ हुआ है उसमें बाकी सब बातों को छोड़ दें। तो 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का जो दृश्य है, खास तौर से 15 अगस्त को जो अभी दिखाई दिया है, उसको देखकर आपकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी अगर न रह जाए तो कहिए, कब ऐसा देखा था इससे पहले कि 15 अगस्त के स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए घाटी में, श्रीनगर में कार्यक्रम हो रहा हो और उस लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई हो समारोह में पहुंचने के लिए, और उस लाइन में 70-80% महिलाएं हों। अटल जी के समय में सबसे बड़ा झटका जो भाजपा के कोर वोटर को लगा था वो अयोध्या के मुद्दे पर, जो अयोध्या में हुआ था शिलादान कार्यक्रम में, उसने मन तोड़ दिया भाजपा का हिंदुत्ववादी जो कोर वोट बेस था उसने। मोदी के समय में क्या हुआ है, भव्य राम मंदिर बन रहा है। तो कोई तुलना नहीं है 2004 और 2024 की। जो 2004 का सपना देख रहे हैं वो मेरी नज़र में वो दिवा स्वप्न देख रहे हैं। वो इस सोच से, इस विचार से भी उनको डर लग रहा है कि 2024 में मोदी फिर आ रहे हैं। तो जो इस विचार से डरे हुए लोग हैं उनको इस समय 2004 का सपना आ रहा है। 2004 दिन रात सोते जागते दिखाई दे रहा है कि 2004 में हो सकता था तो 24 में भी हो सकता है। तो उसके लिए तर्क गढ़े जा रहे हैं। 2004 और 2024 में कोई तुलना नहीं है। कोई भी पार्टी हार सकती है, कोई भी पार्टी जीत सकती है, लेकिन किसी पार्टी के हारने और किसी पार्टी के जीतने का कोई आधार, कोई कारण होता है। और ये नैरेटिव की जो बात है, मैं कहूँगा 2004 में भाजपा के पक्ष में नैरेटिव बनाने वालों की संख्या ज़्यादा थी। कांग्रेस की हालत उस समय बहुत ख़राब थी। आज परिस्थिति अलग है। आज कांग्रेस के पक्ष में जो नैरेटिव बनाने वाले हैं, जो 75 साल से बना रहे हैं, उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न है, उनके लिए सर्वाइवल का सवाल है, और कांग्रेस पार्टी के लिए भी सर्वाइवल का सवाल है। इसलिए उनकी मशीनरी दिन रात काम कर रही है। इसलिए 2024 के चुनाव का आखिरी वोट पड़ने तक आपको ये 2004 की ध्वनि सुनाई देगी कि 2004 में हुआ था तो 24 में भी हो सकता है। तो 2004 को आप भूल जाइए। 2004 लौटकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, उसके राजनीतिक जीवन में कभी नहीं आने वाला है। आज नहीं, आगे के लिए भी कह रहा हूँ। उसकी एक ही वजह है, उसका सामाजिक और भौगोलिक विस्तार। जितना भौगोलिक विस्तार और सामाजिक विस्तार पिछले 9-9.5 सालों में हुआ है बीजेपी का, 1951 से लेकर 1914 से पहले तक नहीं हुआ था। इस इतनी बड़ी सच्चाई को, इतनी बड़ी हकीकत को अगर आप नज़रअंदाज करके जो है किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो आपको बधाई हो, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।